हेलो एवरीवन। जैसा कि पिछले चैप्टर में हमने भाषा, लिपि और व्याकरण के विषय में पढ़ा, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे चैप्टर की ओर, वर्ण विचार। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत वर्ण विचार का अध्ययन करेंगे। वर्ण विचार, जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी भाषा का निर्माण वर्णों के बिना अधूरा है, क्योंकि वर्णों से शब्दों का निर्माण होता है और शब्दों के मेल से वाक्य बनता है, जो हमारे मन के भावों और विचारों को उजागर करता है। अतः ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई माना जाता है। तो आज हम वर्ण के विषय में आगे पढ़ते हैं। वर्ण, वर्ण या अक्षर भाषा की सबसे छोटी इकाई है, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, वह वर्ण कहलाती है। जैसे आ, का, मा, चा आदि। इस प्रकार से बहुत सारे वर्ण हैं। तो वर्ण क्या है? वर्ण वो सबसे रचना की दृष्टि से वर्ण भाषा की लघुत्तम इकाई है, जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते, जिसके खंड नहीं कर सकते। वर्ण की परिभाषा के बाद वर्णमाला की तरफ हम बढ़ते हैं। वर्णों का व्यवस्थित क्रम वर्णमाला कहलाता है। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं। हिंदी वर्णमाला स्वर और व्यंजन हिंदी वर्णमाला स्वर और व्यंजन से मिलकर बनती है। हिंदी में वर्णों, स्वर और व्यंजन की कुल संख्या 52 है, जिसमें हमारे 11 स्वर हैं और 41 व्यंजन हैं, यानी 11 वॉवेल्स एंड 41 कॉन्सोनेंट्स। इन वर्णों के व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाली सबसे छोटी इकाई होती है। वर्णमाला को हम इस चार्ट के माध्यम से देख लेते हैं कि वर्णमाला को हम किस प्रकार विभाजित करा है। वर्णमाला हम इसको पहले 2 भागों में विभाजित करेंगे, स्वर तथा व्यंजन। स्वर हमारे ह्रस्व, दीर्घ और एक स्वर होता है प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर हमारे 4 होते हैं और दीर्घ स्वर हमारे 7 होते हैं। अब इसके बाद हम आगे आते हैं व्यंजन की ओर। व्यंजन हमारे मुख्य रूप से 5 प्रकार के व्यंजन होते हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, आगत व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। स्पर्श व्यंजन का से मातक तथा ड़ा और ढा हमारे स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, जिनकी संख्या 27 है। या, रा, ला, वा जो 4 वर्ण हैं, ये हमारे अंतस्थ व्यंजन कहे जाते हैं। ऊष्म व्यंजन शा, सा, सा, हा, ये भी संख्या में 4 हैं। आगत व्यंजन 2 जा और फा, 2 वर्ण हैं ये। संयुक्त व्यंजन हमारे संख्या में 4 हैं। क्षा, त्रा, ज्ञा, श्रा, ये 2 व्यंजनों के मेल से बनते हैं। इस प्रकार स्वरों की कुल संख्या 11 और व्यंजन की कुल संख्या 41। टोटल वर्णमाला हमारी 52 वर्णों की है। अब हम आगे बढ़ते हैं स्वर की तरफ, यानी स्वर किसे कहते हैं। वर्णमाला में सबसे पहले हम स्वर का अध्ययन करेंगे। स्वर किसे कहते हैं? स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण बिना किसी अवरोध तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है। यानी स्वर अपने आप में स्वतंत्र हैं। इनका उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली वायु बिना रुके मुख से बाहर निकलती है, उन्हें हम स्वर कहते हैं। यानी स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है। अब हम आगे देखते हैं स्वर कितने प्रकार के होते हैं। स्वर हमारे 3 प्रकार के होते हैं, जैसे अभी ऊपर उस चार्ट के माध्यम से भी बताया था। सबसे पहले ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। यानी जिन स्वरों का उच्चारण सबसे कम समय में होता है, उन्हें
ह्रस्व स्वर कहा जाता है। ह्रस्व स्वर हमारे 4 होते हैं, छोटा आ, ई, ऊ और रे। उसके बाद आता है दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ये संख्या में 7 हैं। उसके बाद तीसरा हमारा प्लुत स्वर आता है। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से लगभग 3 गुना अधिक समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ओम। प्लुत स्वर में क्या है, प्लुत स्वर में संस्कृत में जब स्वर के आगे 3 अंक लिख दिए जाते हैं तो वो प्लुत स्वर की श्रेणी में आता है। प्लुत स्वरों का प्रयोग संबोधन या पुकारने के लिए किया जाता है। स्वरों की कुल संख्या अभी ऊपर बताया था 11, जिसमें ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 और दीर्घ स्वरों की संख्या 7 मानी गई है। मात्रा। मात्रा किसे कहते हैं? मात्रा स्वर को व्यंजन के साथ लिखने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे मात्रा कहते हैं। यानी स्वरों के निश्चित चिन्हों को हम मात्रा कहकर पुकारते हैं, मात्रा कहते हैं। उसके बाद हम आते हैं अयोगवाह। अयोगवाह क्या है? अंग और अह ऐसे 2 वर्ण हैं जो ना तो स्वर हैं और ना व्यंजन माने जाते हैं, फिर भी ध्वनि वहन करते हैं, इसलिए ये अयोगवाह कहलाते हैं। जैसे कि अयोगवाह को हम अनुस्वार और विसर्ग को कहते हैं, क्योंकि ये ना तो स्वर के अंतर्गत आते हैं ना ही व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, लेकिन ये स्वर के अंत में अवश्य लगते हैं। अतः ये हमारे 2 अयोगवाह हैं, एक विसर्ग और दूसरा अनुस्वार। अब अयोगवाह के भेद, सबसे पहले हम अनुस्वार को लेते हैं। अनुस्वार। अनुस्वार इसका उच्चारण केवल नाक से किया जाता है। इसका चिन्ह बिंदु है। अनुस्वार जिस स्पर्श व्यंजन से पहले आता है उसी व्यंजन वर्ग के अंतिम नासिक के वर्ण के रूप में वह उच्चारित होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हंस, अंश, कंस, दंत, घंटा, चंपक आदि ये अनुस्वार युक्त शब्द हैं। उसके बाद हम विसर्ग लेते हैं। विसर्ग। विसर्ग का चिन्ह 2 बिंदु आप देख रहे हैं, जैसे प्रातः, नमः, अंतः, अतः, अंतःकरण। विसर्ग का उच्चारण हा के समान होता है। विसर्ग का प्रयोग तत्सम शब्दों में ही होता है। इसका उच्चारण अभी बताया हा के समान होता है। जैसे कुछ और भी उदाहरण हैं, जैसे दुख, प्राह, दुशासन आदि शब्द। अब तीसरा लेते हैं हम अनुनासिक। अनुनासिक किसको कहते हैं? अनुनासिक, इसका उच्चारण नासिका और मुख दोनों से किया जाता है। इसके लिए चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है। जैसे इसमें आप देख रहे हैं आँख, गाँव, सांप, पूँछ, कहाँ, हंसना आदि इस प्रकार के शब्द अनुनासिक के अंतर्गत आते हैं। मुझे उम्मीद है बच्चों आपको स्वर के बारे में अच्छे से जानकारी मिल गई होगी। अब स्वर के बाद हम व्यंजन की ओर बढ़ते हैं। व्यंजन। व्यंजन उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है। यानी हम कह सकते हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु कंठ से सीधे बाहर नहीं आती, अर्थात जिनका उच्चारण करते समय श्वास वायु मुख विवर के कंठ, तालु आदि स्थानों में रुककर निकलती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन। मुख्य रूप से व्यंजन के 5 भेद बताए गए हैं। सबसे पहले स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, आगत व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। इस प्रकार ये मुख्य 5 प्रकार हैं। स्पर्श व्यंजन में
सबसे पहले हम स्पर्श व्यंजन को लेते हैं। स्पर्श व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु उच्चारण स्थान विशेष को स्पर्श करके मुख से बाहर आती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में का से लेकर मा तक 25 स्पर्श व्यंजन हैं। ड़ा और ढ़ को मिलाकर अब 27 स्पर्श व्यंजन माने जाते हैं। उसके बाद अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ का अर्थ है बीच में स्थित होना। इनका उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के मध्य का है, इसलिए इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। जैसे या, रा, ला, वा अंतस्थ व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। तीसरा ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन इन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख में ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसलिए उन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। जैसे शा, सा, सा, हा ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद आगत व्यंजन। आगत व्यंजन विदेशी अरबी, फारसी और अंग्रेजी भाषाओं से आए कुछ शब्दों के शुद्ध उच्चारण के लिए हिंदी में जा और फा यानी वर्णों का प्रयोग जब होता है तो उसके नीचे एक बिंदु का प्रयोग किया जाता है। जा और फा हमारे आगत व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। पांचवा संयुक्त व्यंजन। दो भिन्न व्यंजनों के योग से बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे क्षा, त्रा, ज्ञा, श्रा ये दो भिन्न व्यंजनों के संयोग से बने हुए वर्ण हैं। जैसे क्षा हमारा का और सा से मिलकर बना है, ज्ञा हमारा जा और आ से मिलकर बना है आदि। इस प्रकार मुख्य रूप से ये 5 व्यंजन के भेद माने जाते हैं और व्यंजनों की जो कुल संख्या होती है वो 41 है। स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या अभी मैंने ऊपर बताया था कि स्पर्श व्यंजन 27 होते हैं, अंतस्थ व्यंजन 4, ऊष्म व्यंजन 4, आगत व्यंजन 2 और संयुक्त व्यंजन संख्या में 4 होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। कुछ व्यंजनों का वर्गीकरण उच्चारण के आधार पर भी किया गया है। उच्चारण के आधार पर स्पर्शी व्यंजन, संघर्षी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन, नासिक के व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन, प्रकंपी व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन, अर्धस्वर व्यंजन आदि हैं। इस प्रकार से ये उच्चारण के आधार पर व्यंजन वर्गीकरण हैं। उच्चारण यानी श्वास की मात्रा के आधार पर, श्वास या प्राणत्व भी बोल सकते हैं हम, के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण करा गया है। इसमें सबसे पहले अल्प प्राण व्यंजन लेते हैं। जिन व्यंजन के उच्चारण में फेफड़ों से बाहर निकलने वाली वायु की मात्रा कम होती है वे अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। सभी स्वरों के अलावा प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण तथा या, रा, ला, वा अल्प प्राण व्यंजन हैं। उसके बाद महाप्राण व्यंजन की तरफ हम बढ़ते हैं। महाप्राण व्यंजन से एस्पिरेटेड कॉन्सोनेंट्स भी बोलते हैं। जिन ध्वनियों के उच्चारण में अधिक प्राण तथा वायु अधिक शक्ति से बाहर निकलती है वे महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण तथा शा, सा, सा, हा महाप्राण व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। स्वर तंत्रियों या कंपन के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण किया गया है। ये अघोष और सघोष 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम अघोष व्यंजन लेते हैं। अघोष व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है उन्हें अघोष व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण तथा शा, सा, सा अघोष व्यंजन हैं। जैसे खा, चा, छा, टा, ठा, ता, था, पा, फा आदि ये भी अघोष व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। उसके बाद सघोष व्यंजन या घोष व्यंजन मीन्स वेवरिंग कॉन्सोनेंट्स।
जिन वर्गों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उन्हें सघोष या घोष व्यंजन कहते हैं। इनका उच्चारण करते समय यदि गले पर हाथ रखकर हम देखें तो हमें कंपन का आभास होता है। जैसे प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण तथा या, रा, ला, वा, हा सघोष व्यंजन हैं। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं वर्ण विच्छेद की ओर। जब किसी शब्द में प्रयुक्त वर्णों को अलग अलग करके लिखा जाता है तो उसे वर्ण विच्छेद कहते हैं। वर्ण विच्छेद यानी वर्णों को अलग अलग करना। किसी शब्द को अलग अलग लिखने की प्रक्रिया को वर्ण विच्छेद कहते हैं। इस उदाहरण के माध्यम से आप देखिए वर्ण विच्छेद मैला। अब माँ में हलंत लगकर ये व्यंजन रहित हो गया और इसकी मात्रा यहाँ हम दर्शा रहे हैं माँ प्लस अ प्लस ला प्लस आ। इस प्रकार से इसका ये वर्ण विच्छेद है। शब्द बनता है मैला। नीचे देखिए केला, का प्लस ए प्लस ला प्लस आ, केला। इस प्रकार से जब किसी शब्द के प्रत्येक वर्ण को अलग अलग करके लिखा जाता है तो उसे हम वर्ण विच्छेद कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं बलाघात। बलाघात किसे कहते हैं? बलाघात बोलते समय किसी अक्षर या शब्द के उच्चारण पर जो बल दिया जाता है उसे बलाघात कहते हैं। यदि सभी पर एक समान बल दिया जाए तो भाषा बोलना और सुनना नीरस हो जाएगा। यानी भाषा में किसी तरीके का जब तक आरोह अवरोह उतार चढ़ाव नहीं आएगा तो वो समान लगेगी और वो हमें नीरस लगने लगेगी। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि शब्दों या अक्षरों पर जब बल देकर बोला जाता है तो उसे बलाघात कहते हैं। जिसे हम इसको और स्पष्ट कर लेते हैं। बलाघात जब कोई व्यक्ति बोलता है तो सभी ध्वनियों का उच्चारण समान रूप से नहीं होता। कभी किसी वाक्य के एक शब्द पर अधिक बल होता है तो कभी दूसरे शब्द पर। शब्द में भी कभी कभी एक अक्षर पर अधिक बल होता है तो कभी दूसरे अक्षर पर। उच्चारण के इसी गुण को बलाघात कहते हैं। प्राय बलाघात का अर्थ अक्षर बलाघात से लिया जाता है। जैसे राम और काम शब्द में रा और का के ऊपर बलाघात है, यानी रा और का पर अधिक बल लग रहा है, इस पर जोर देकर बोला जा रहा है। जब दो अक्षर साथ साथ आते हैं तो एक अक्षर पर बलाघात अधिक होता है और दूसरे अक्षर पर कम होता है। बलाघात के भी प्रकार होते हैं। शब्द बलाघात होता है, वाक्य बलाघात होता है। इस प्रकार से इसे हम बलाघात कहते हैं। बच्चों, मुझे उम्मीद है जो आज मैंने आपको पढ़ाया वो आपने अच्छे से समझा होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं कल जो चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था भाषा, लिपि और व्याकरण, उससे संबंधित, और आज का चैप्टर वर्ण विचार से संबंधित मैं आपको अभ्यास कार्य के लिए कुछ प्रश्न यहाँ दे रही हूँ। आप इन प्रश्नों के उत्तर स्वयं लिखिए और किसी समस्या के लिए वो बाद में उस समस्या पर विचार विमर्श करेंगे। धन्यवाद।